नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 2 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो एक बर्ड लोकेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे, लोकेशन अल अकाबा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जो जॉर्डन में है, और ये किन किन कंट्रीज का बाउंड्री है और किन किन कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। और ऐसे भी इसराइल का एरिया, जॉर्डन का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है मेडिटेरियन सी का। ठीक है, यूपीएससी के लिए। अगला आर्टिकल है हमारा, आज भारत में इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आज लॉन्च होने वाला है 11 बजे। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। अगला आर्टिकल है, चीन की आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये आज एडिटोरियल में है। ठीक है, और आज समाप्त हो रहा है केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार ओणम। ठीक है, जो कि केरल का चावल फसल उत्सव माना जाता है। तो इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या परंपराएं हैं, विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी बेहतर तरीके से इसका हम लोग विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है कि पीएफआरडीए मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है से निकासी के विकल्पों को आसान बनाया गया है। पहले 40% था, अब उसको 60% कर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे संपत्ति में माता पिता की हिस्सेदारी में हकदार होंगे, सिर्फ माता पिता के संपत्ति में हकदार होंगे और किसी के नहीं। तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद कल के G20 में समिट में यहाँ पे दो वर्ड्स को उपयोग किया गया था, मैग्ना कार्टा और अष्टाध्यायी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि पीटी में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बर्ड लोकेशन अल अकाबा। ये कहाँ है? अल अकाबा जो है दक्षिणी पश्चिम जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, जॉर्डन में स्थित है, याद रखिएगा। यह अकाबा की खाड़ी पर स्थित है, जो लाल सागर का एक प्रवेश द्वार है, जो खाड़ी पर जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर के पूरब में है। ठीक है, यह जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह वाला क्षेत्र है, मात्र बंदरगाह वाला क्षेत्र है अल अकाबा। तो इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ अकावा। जो है बाउंड्री किसी किसी बीच में है, तो इजराइल, जॉर्डन और इजिप्ट और सऊदी अरब। जो गल्फ ऑफ अकाबा है, इसका बाउंड्री जो इन देशों के साथ मिलता है, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरब। उसके बाद जो गल्फ ऑफ अकाबा है, ये दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ता है, एशिया और अफ्रीका को। अब इसका हम लोग मैप देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे है। इस साइड एशिया है, सऊदी अरब वाला रीजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे अरेबियन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ये रेड सी है। ठीक है, ये रेड सी वाला रीजन है, और ये गल्फ ऑफ सुएज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ जॉर्डन है। अब इसको विस्तार से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसमें इस मैप में क्लियर हो रहा है कि ये अकावा है। ठीक है, जो जॉर्डन का पार्ट है, यहाँ जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है। ठीक है, और ये रेड सी है, ये सुएज सी है। अभी हम लोग देखें गल्फ ऑफ अडन है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, हमेशा यहाँ से सवाल आता है। आप लोग भी अच्छे तरीके से ये जो रीजन में जितने भी कोस्टल कंट्रीज है ना, ये याद रखिएगा दोनों तरफ से। ठीक है, और इसमें जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिटेरियन सी में। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत का पहला जो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, वो आज लॉन्च होने वाला है। तो आदित्य एल1, मेनली जो आदित्य एल1 है, ये सन के आउटर लेयर को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जिसको कोरोना कहते हैं। PSLV C57 जो शुक्रवार को श्रीहरिकोटा में लॉन्च होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन जो है पेलोड, तो ये क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करेगा? तो देखिए, आदित्य L1 जो मिशन है पेलोड, टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, flare activities, the dynamic of space weather and the propagation of material and fields। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें पेलोड कोरोनल
हीटिंग विश्लेषण किया जाएगा, उसके बारे में रिसर्च किया जाएगा। फिर कोरोना मास इजेक्शन, फ्लेयर गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों और क्षेत्रों के प्रसार की समस्याओं को समझने में भी ये मिशन हमें सहायता करेगा। तो भारत का ये जो पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 है, जो शनिवार को सुबह 11:50 श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब कि PSLV पर लॉन्च किया जाएगा 11:50 में, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। इसकी और एक मुख्य बात याद कर लेते हैं। तो इसरो ने शुक्रवार को आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए 23 घंटे 40 मिनट की जो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। उड़ान भरने के लगभग ये जो आदित्य L1 मिशन है, इसमें 63 मिनट में जो उपग्रह है वो कुछ इजेक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वो फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये जो है ना 3-4 पार्ट में होता है, तो ये जो है जो बस पृथ्वी के स्पेस तक ही ले जाता है, वहां के बाद ये इजेक्ट हो जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि 63 मिनट के बाद उपग्रह अलग होने की उम्मीद है, क्योंकि PSLV दोपहर लगभग 12:53 बजे आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की अत्यधिक विलक्षण कक्षा मतलब कि हाई इसेंट्रिक अर्थ बाउंड ऑर्बिट पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर वो इजेक्ट हो जाएगा और PSLV C57 जो है वो अंतरिक्ष में भी बहुत दिनों तक रहेगा, ठीक है। तो प्रक्षेपण के बाद जो आदित्य L1 है वो 16 दिनों तक, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि 16 दिनों तक वह पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। इस दौरान यह अपनी यात्रा के लिए आवश्यक गति, ठीक है, वेग हासिल करने के लिए 5 प्रक्रियाओं से गुजरेगा, ठीक है। तो इसको और भी अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें इसरो कहते हैं इसके बाद आदित्य L1 एक ट्रांस लैग्रेंजियन 1 सम्मिलित प्रक्रिया से गुजरता है, जो गंतव्य के लिए इसे 110 मतलब कि 110 दिन लगेगा, ठीक है, इसको जाने में। तो इसको इंग्लिश में भी कहा जाता है। मैं कुछ चीजें जो है ना इंग्लिश में इसलिए दे देता हूँ कि बहुत सी चीजें हिंदी में स्पष्ट नहीं रहते, मतलब कि उसका अनुवाद सही नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं कुछ चीजें इंग्लिश में दे देता हूँ कि जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सके, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली आदित्य L1 अंडरगोज अ ट्रांसलैग्रेंजियन 1 इंसर्शन, ठीक है, मैन्योर्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ इट्स 110 डेज ट्राजेक्टरी टू द डेस्टिनेशन। 110 दिनों का ट्राजेक्टरी दिया गया है, ठीक है। तो फिर आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लगभग 1% है। तो आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। सन जो है इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग कहा जाता है, जो आउटर लेयर है उसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो इसका जो कोर है उसका टेम्परेचर है 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया जो अभी भेज रहा है आदित्य L1, जैसे अर्थ और सन की जो दूरी है लगभग 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है, ठीक है। 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर अर्थ का सन से दूरी है, जिसमें जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो मात्र 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो लगभग 1% है। तो ये दोनों बातें याद रखिए। जो इसमें रॉकेट का नाम है वो PSLV XL है, ठीक है, और इसका PSLV C57, ठीक है। तो इसका जो लैग्रेंजिंग पॉइंट है L1 कहाँ है, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। इस फिगर से बेहतर ये है। तो जैसे कि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ से जो लॉन्च हुआ है बस 1% डिस्टेंस ही हम लोग कवर कर रहे हैं, मात्र 15 लाख, ठीक है। ये L1 पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये L2 मून की तरफ इधर पीछे है, ठीक है। तो हमें इधर जाना है, बस यहां से ही जो हमें आउटर लेयर है उसे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ज्यादा नजदीक जाएंगे तो ऐसा कोई भी हम लोग मिनरल नहीं बना पाए हैं अभी मटेरियल जो सन के टेम्परेचर को झेल पाए, ठीक है। तो यही सारा सिनारियो था जिसको आप लोग विस्तार से समझ जाए। तो ये हमारा अर्थ है, यहाँ से ही अभी स्पीड बना रहा है। स्पीड आज लॉन्च होने के बाद स्पीड बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ L1 से ऑब्जर्व करेगा, 110 दिन में यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हॉलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट।
तो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि चीन की जो आर्थिक मंदी है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें राइटर द्वारा कहा जाता है कि चीन की आर्थिक मंदी की खबरों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। चीन लंबे समय से मंदी, ठीक है, लंबे समय से मंदी और मध्यम आय के जाल में फंसा हुआ है, ठीक है। फियर्स ऑफ अ स्लो डाउन एंड अ मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है, मंदी और मध्यम आय के जाल की आशंका से चिंतित है। अब अपस्थिति उसे कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन की आशंका भी है, जो चीन और बाकी दुनिया के लिए बुरी खबर ला सकता है। इस प्रकार चीन की जो वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के कारण और परिणामों को समझना आवश्यक है। इसी के लिए हमें चीन की जो आर्थिक मंदी है इसके बारे में समझना आवश्यक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 2007 से। 2007 में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में बोलते हुए जो उस समय के प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ ने चेतावनी दी थी कि जो चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, यहाँ पे कहा गया है बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द चाइनाज इकोनॉमी इज दैट द ग्रोथ इज अनस्टेबल। जो ग्रोथ है वहां का वो अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड है, अनकोऑर्डिनेटेड है, मतलब कि उसका जो ग्रोथ है वो असंतुलित है, असंगठित है और अस्थिर है। तो आशा की जा रही है कि आगामी अवधि में किसी न किसी रूप में इसे सुधारा जाए। उस समय 2007 की बात थी। उसके बाद फिर 2008 में कहा गया, जब दुनिया ने 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी का अनुभव किया तो चीन ने बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा निवेश किया, रणनीति चुना जिसमें रेलवे, राजमार्ग, ठीक है, रेलवे हो गया, हाईवेज हो गया, यहाँ पे एनर्जी हो गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इसने दोहरे अंक की विकास दर को बनाए रखने के लिए, यहाँ डबल डिजिट के ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए, इस दर को बनाए रखने के लिए उपभोग की कमी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि हम बनाए जा रहे हैं कोई सामान को और वो उतना बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, उसका वर्ल्ड मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि उपभोग की कमी, उसके बाद क्षेत्रीय असमानता, बहुत से चाइना का सामान है जो दूसरे क्षेत्रों में नहीं यूज होता है, तो और सामाजिक सुरक्षा की कमी की मुख्य समस्या उस समय दबा दी गई, क्योंकि जैसे कि ये राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, जैसे डबल डिजिट में हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है तो इन चीजों को सोचा जाता है कि अपने आप उभर जाएगा, परंतु यही बाद में समस्या का कारण बनता है जो अभी चीन में बना हुआ है आर्थिक मंदी के रूप में। तो ऐसा क्यों हुआ, यह सरल है, चीन में जो नेतृत्व है, जो डोमेस्टिक लीडरशिप है, वहां कहीं ना कहीं कमियां रही। ऐसा राइटर कहते हैं कि चीन में नेतृत्व की घरेलू वैधता समृद्धि पैदा करने और इसे साल दर साल अधिक संख्या में नागरिकों को उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। इसमें क्लियर कहा गया है, द डोमेस्टिक legitimacy of the leadership in China has depended on creating prosperity and making it available to a greater number of citizens। ठीक है, तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समृद्ध बनाने के चक्कर में इसने अंधाधुन अनबैलेंस जो ग्रोथ किया, लोगों को दिखाया कि हम डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं कंट्री को, तो यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न इसलिए हो गई कि ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट की गई, ज्यादा ज्यादा लेबर्स को रखा गया और बाद में फ्यूचर प्लानिंग की कमी होने के कारण यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हो गई और चाइना का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है अभी वर्तमान में। हालांकि जब अभी वर्तमान के वहां के शी जिनपिंग सत्ता में आए तो चीनी वित्तीय बाजारों में विनियामक निरीक्षण, मतलब कि लेक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि व्यापार के लिए जो ऋण दिया जा रहा था, जब यहाँ पे शी जिनपिंग आए तो उस समय ऋण दिया जा रहा था, उसके नियामक में प्रॉब्लम था, ठीक है, रेगुलेशन में प्रॉब्लम था, उसके आधार में प्रॉब्लम था, वहां पे गुटों, मित्रता और रिश्तों पर आधारित भी बहुत से ऋण दे दिए जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं सरकार को समस्याएं उत्पन्न हो। उस समय तो लगा कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार को एक्सपेंड कर रहे हैं, परंतु अनबैलेंस जो ग्रोथ हुआ है और अनकोऑर्डिनेटेड, मतलब कि अच्छे से सूझबूझ से नहीं किया गया, मेल जोल से नहीं किया, नीतियों के अनुसार नहीं किया गया, जितना डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन इसमें पूर्णतः कोई भी मेल नहीं था, जिसके कारण अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है चाइना। ठीक है, उसके बाद शी जिनपिंग कहते हैं कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो वह सही है, और वह यह भी कहते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश भी है। 2017 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान
शी जिनपिंग ने घोषणा की कि पार्टी अपनी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में जीवन की गुणवत्ता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस घोषणा के भीतर यह मान्यता थी कि राज्य के प्रति, यहाँ पे कहा गया कि राज्य के प्रति लोगों की उम्मीदें बदल गई, क्योंकि जो आप लोक लुभावन बातें कर रहे हैं, विश्वास ज्यादा समय तक जनता के पास रहता नहीं, लेकिन इस बात को भी स्वीकार किया गया कि निर्यात हो गया, बुनियादी ढांचे पर खर्च और बड़े निवेश से प्रेरित विकास का युग समाप्त हो गया। यहाँ पे जनता ने मान लिया कि निवेश का युग समाप्त हो गया, जिससे कि चीन से नए सामान्य युग का, वहां पे चीन में जो नया युग का उत्पत्ति हो गया, ऐसा कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। जहां देश को 10% से अधिक की वृद्धि का मतलब कि अनुमान था, जैसे उस समय भी डबल डिजिट का ग्रोथ रेट हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2.5 दशक पुरानी आदतें अब बदलने लगी। उच्च वृद्धि ने अधिक नौकरियां, जितना ज्यादा ग्रोथ रेट था उस समय तो अधिक नौकरियों का सृजन हुआ, परंतु अब जो है कि जब कंट्री स्लो डाउन में जा रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन में, तो फिर वहां का जो जॉब क्रिएशन है उसका रेट भी कम हो गया, जिससे लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अब सामान्य से भी कम दरों तथा नई नौकरियां भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो रही थी। तो चीन में जो अभी मामला आया है कि जो स्नातक के बच्चे हैं, तो सरकार द्वारा वहां कहा गया है कि उनको एक टफ सिलेबस दिया जाए, ठीक है, टफ सिलेबस दिया जाए, जिससे कि उनको ज्यादा समय लगे उसको स्नातक कंप्लीट करने में और जॉब ढूंढने के लिए वो तैयार हो जाए, वो एक बर्डन ना बने। इसके लिए उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस दे दीजिए कि उसको 3 साल की जगह पे 6 साल लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है, चीन में प्रत्येक नए बैच के स्नातक होने के साथ साथ कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि सरकार छात्रों को स्नातक स्तर की पढ़ाई में देरी करने और अतिरिक्त पाठ्यक्रम करने की सलाह दे रही है। ये सारी चीजें जो जो मैं बोल रहा हूं ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल 2012 से 17 में, यहाँ पे शी जिनपिंग के पहले कार्यकाल के दौरान जो निर्यात वृद्धि दर नाटकीय रूप से कम हो गई। यहाँ पे यह एक संकेत था कि वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा निवेश के कारण चीन की श्रम लागत जो है वो बढ़ गई, वहां का लेबर चार्ज जो है वो बढ़ गया। यह हो गया वहां पे उस समय जो तत्कालीन हुआ था, फॉक्सकॉन आत्महत्या का मुद्दा का परिणाम था, जिससे एक राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई और एक सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाने लगा। दूसरी ओर खराब निवेश, कहीं भी निवेश करता गया चाइना की हर जगह क्षेत्र, जैसे कि श्रीलंका में देख लीजिए। उसके बाद आसान ऋण उपलब्धता का मतलब है कि आवास, ऊर्जा और निर्माण जैसे क्षेत्रों को तत्काल अनुमानित मांग से, देखिए यहाँ पे कहा जाता है ना कि जितना डिमांड है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन किया गया, ये बुरी आदत हो गई। तो परिणाम स्वरूप यह आपूर्ति पक्ष सुधारों की शुरुआती सफलता के बावजूद, और जिसने कई खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को बंद कर दिया और कमोडिटी बाजारों को रेगुलेट किया, विनियमित किया। तो दिसंबर 2020 में शी जिनपिंग ने कहा कि पूंजी का अव्यवस्थित विस्तार, मतलब कि डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस शब्द का उपयोग किया, हालांकि इस शब्द के बारे में न तो शी जिनपिंग द्वारा अन्य लोगों द्वारा इसका विस्तार से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन एंट ग्रुप आईपीओ की वापसी के कुछ ही हफ्ते के भीतर इसके प्रकट होने के समय को महत्वपूर्ण माना गया था। चीन के अधिकांश विद्वानों ने चीनी अर्थव्यवस्था की वास्तव में नवीन होने की क्षमता पे संदेह जताया है कि चीन जो है ग्रोथ कर रहा है। इसके बातों पे जो वहां के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छे से इकोनॉमी को समझते हैं, वो इस पे संदेह जता रहे हैं कि चीन ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो स्लो डाउन का शिकार हो रहा है। तो यहाँ पे ऋण और निवेश के निर्णयों का मामला भी आता है। तब आशा की गई थी कि ऋण और निवेश निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएगा। 2015 में जब शेयर बाजार में गिरावट आई तो सरकार ने हस्तक्षेप किया, जिससे बैंकों में को धीमी गति मिला, जिससे कि शेयरों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब बैंक में स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा मार्केट में डालेगा, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें और बैंक चले, ज्यादा से ज्यादा बैंक भी लोन दे पाए, ठीक है। तो यही चीजें बोला गया यहाँ पे, जिससे वहां का आरएमबी, मतलब कि वहां का जो करेंसी है का कन्वर्टेबिलिटी है, जो डॉलर में कन्वर्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो वो भी कड़ा कर दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी स्लो हो गया। उसके बाद अपनी आय का 50% से अधिक बचाने वाले चीनी लोगों को यह पसंद नहीं था कि कुछ अन्य लोगों की शेयर्स
के कारण उनका पैसा लंबे समय तक फंसा रहेगा, जिसके कारण कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो चीन ने आय का एक बड़ा हिस्सा बचाने की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा उपाय शुरू किए, लेकिन प्रगति वास्तव में धीमी ही रही, क्योंकि सरकार ने सारा पैसा तो री बिल्डिंग में लगा दिया। जो देश के समस्याएं थे उसको, जैसे कि बैंक हो गया और भी जो पीएसयूज थे वहां के, तो उसको रीएस्टेब्लिश करने में सारा पैसा लगा रही थी। तो ये तो नाम के लिए जो वहां की सामाजिक सुरक्षा की नए नए कानून, नए नए कार्यक्रम शुरू किए, परंतु इसके पास तो पैसा नहीं था, इसलिए उसकी प्रगति भी धीमी रही। इसके अलावा सामाजिक समृद्धि, मतलब कि प्रगति के फल की बेहतर ढंग से साझा करने का उद्देश्य, और ये दोहरे परिसंचरण, मतलब कि घरेलू उपभोग और घरेलू बाजारों के प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने, और अंतर प्रांतीय लाल फीता, मतलब कि रेड टेपिज्म, मतलब कि अपने परिवार को, भाई भतीजावाद को कम करने का उद्देश्य तो किया, परंतु ऐसा सफल नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिक्स में होता है वहां पे रेड टिपिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो उस स्तर तक जो नेतृत्व को पसंद आया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि चीन की जो गंभीर मंदी थी उसकी क्या क्या कारण थे। ऐसा धारणा है कि चीन की गंभीर मंदी 2015 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन शहरीकरण, वहां अनेक प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा था, सरकार ने तेजी से वहां इन्वेस्टमेंट शुरू किया कर दिया, जिससे कि लोगों को मुख्य समस्या पता ना चल पाए। इसी के कारण शहरीकरण जैसे परियोजनाओं पर सरकारी खर्च के कारण इस पर नियंत्रण रहा, मतलब ये बाहर अच्छे रूप से दिख नहीं पाया कि चीन में मंदी आ गई है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और डी-रिस्किंग और चीन प्लस वन, जो निवेश के लिए वैकल्पिक उत्पादन स्थानों की तलाश करता है, जैसे नीतियों ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया, मंदी को और बढ़ा दिया। जैसे कि चीन के साथ जो ट्रेड बंद हो गया बीच में, तो और समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसके बाद नए नए डी रिस्किंग, मतलब कि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, चीन ने ऐसा नियम बना लिया। ठीक है, उसके बाद चीन प्लस वन, मतलब पहले वन चाइल्ड का था, प्लस वन चाइल्ड का, तो उसमें भी पैसे की आवश्यकता होने लगी। तो इन चीजों में देश में मंदी और बढ़ती गई। अंत में जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, चीन की शून्य कोविड नीति को आखिरी तिनका माना जा सकता है। वर्ष की दूसरी तिमाही के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि लोग और कंपनियां नकदी के प्रति और भी अधिक जागरूक हो गए हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें, बैंकों में ना रखें, क्योंकि वहां के शेयर्स भी तेजी से घट रहे हैं और अपनी नकदी को बनाए रख रहे हैं। कोविड 19 के अनुभव से बाहर अपना कठिन हो गया, मतलब कि कोविड 19 जब से आया तो लोग चाहते हैं कि कैश जो है कुछ अपने घर में रखें, और वहां की मंदी की स्थिति में भी ये समस्या और भी उत्पन्न हो गई, जिससे कि लोगों का विश्वास ही कम हो गया सरकार पे। देश के कुछ हिस्सों में, शहरी क्षेत्रों में भी खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई है। निवेशकों के लिए इससे भी बड़ी गिरावट का डर है, मतलब कि जो इन्वेस्टर हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि चीन में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। इस प्रकार उन्हें एक नए निचले स्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब कि कहां तक ये स्लो डाउन जाता है, इसके लोएस्ट लेवल तक वेट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राज्यों के स्वामित्व वाले जो पीएसयूज है, तो राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम या एसओई, ठीक है, राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक और समस्या रहे। उनके सुनिश्चित अनुबंधों और राजनीतिक नेटवर्क का मतलब है कि वे राजनीतिक सौदेबाजी करने और अपने संचालन के तरीकों को बदले बिना बच जाते हैं। वे कई लाख कामकाजी और सेवानिवृत्त, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या में पेंशन दिए जा रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है। कोई भी व्यक्ति अगर पेंशन हो गया या वेतन से छेड़छाड़ करता है, उसे कम करता है, थोड़ा भी कम करता है, तो वो उसका अगले टेन्योर में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरग्रांडे संकट 2020 से 23 ने चीन के यहाँ पे आवाज के बुलबुला, मतलब कि जो बुलबुला दिखाई दे रहा है उसको उजागर करता है। यह गलत विनियमन और पथ निर्भरता का भी एक लक्षण है, जिसे सामान्य रूप से चीनी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली बुराइयों का लक्षण माना जाता है। मतलब इसको कहा जाता है द एवरग्रेनेड क्राइसिस 2020-23 में। इसी ने जो क्राइसिस आया था, एवरग्रेनेड क्राइसिस, इसी ने एक्सपोज किया कि वो चाइना का जो हाउसिंग बबल है उसका सच बाहर आ गया। इट वाज आल्सो अ सिम्टम ऑफ मिस रेगुलेशन, मतलब इसमें कहा जाता है कि ये मिस रेगुलेशन और पाथ डिपेंडेंसी का एक टोटली संकेत है, सिम्टम है। ठीक है, विच में बी कंसिडर्ड एज सिम्टोमिक ऑफ इलनेस, मतलब कि बीमार रुराज। ठीक है, वहां पे जो नीतियां हैं
वो सफल नहीं हो पा रहे, हैज अफेक्ट द चाइनीज इकोनॉमी इन जनरल। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्यम आय का जाल और एक दीर्घकालिक चिंता। यह तथ्य कि पथ निर्भरता मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसका स्लो डाउन का कारण बनती है, लगभग एक दशक से आशंका जताई जा रही है और नेतृत्वकर्ता जो शी जिनपिंग है को भी इसकी जानकारी थी कि मध्यम आय का जो जाल है दीर्घकालिक चिंता का विषय बना हुआ है, और साथ ही मूल्य श्रृंखला में ऊपर चढ़ने की चीन की इच्छा, यानी न केवल चीन में चीजें बनाना बल्कि उन्हें डिजाइन करना भी एक दूर का सपना हो सकता है। तो इसी पे शी जिनपिंग के 2035 और 49 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकता है कि अभी जो स्लो डाउन चल रहा है, अगर 5 साल ये और स्लो डाउन चलता है तो जो चाइना का फ्यूचरिस्टिक जितने भी स्कोप हैं, जितने भी टारगेट हैं, एम हैं, वो सारे कमजोर हो सकते हैं। यहाँ पे यही राइटर बता रहे हैं। फिर भी आकार में अंतर को देखते हुए चीन की अर्थव्यवस्था 5% की अनुमानित दर से बढ़ने का मतलब 2023 के लिए भारत की अनुमानित दर विकास दर है जो 6.1% की तुलना में अधिक मूल्य जोड़ना होगा। तो भारत के लिए इसका मतलब कच्चे तेल और सीमेंट और स्टील जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना हो सकता है, जिसके लिए चीन एक विशाल बाजार है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि क्या आर्थिक अस्थिरता चीन की अपनी वृद्धि की धारणा और सीमा पर उसकी जोखिम उठाने की क्षमता को बदल देगा। यह देखने लायक होगा और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो अभी उसका अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रहा है, तो क्या इसके साथ भारत के साथ संबंध है, जैसे जो हमारा सीमा विवाद है इसमें सुधार हो सकता है, या फिर अन्य वैश्विक मुद्दे पर भी सुधार हो सकता है, जैसे वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है। तो इस मुद्दे पर जहां जहां भारत विरोध कर रहा है, तो क्या यहाँ पे नेगोशिएशन सफल हो सकता है भारत का चीन के साथ। तो इन सभी मुद्दों भी बहुत ही महत्व रखते हैं। अब देख लेते हैं, कल तमिलनाडु में ओणम का त्योहार समाप्त हो गया, तो इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ें, क्योंकि त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब भी न्यूज में होता है। ठीक है, और यूपीएससी न्यूज से संबंधित ही आर्ट एंड कल्चर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछती है। तो ओणम 2023 का मनमोहक उत्सव केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव इस वर्ष 20 अगस्त से 31 अगस्त तक कैलेंडर की शोभा बढ़ा रहा था। ये 10 दिन का मेला होता है, याद रखिएगा, 10 दिन तक चलने वाला। इसको बोलते हैं थिरुओणम या थिरुवोणम, नाम याद रखिए, ओणम को थिरुवोणम कहते हैं। उत्सव उत्साह और उल्लास का माहौल रखते हैं, क्योंकि वे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ऐसा मान्यता है केरल के लोगों का कि श्रद्धेय जो राजा महाबली थे उन्हें मावेली भी कहा जाता है, कि वापसी का जश्न मनाते हैं यहाँ पे ओणम मनाकर। ठीक है, तो यह जीवंत त्योहार केरल की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। ओणम जो है वो केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है। यह 10 दिवसीय त्योहार गहरा महत्व रखता है और सभी धर्मों के लोगों के लिए एक एकीकृत उत्सव है। इसमें देख लेते हैं पुक्कलम, प्रतीकात्मक पुष्प डिजाइन जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस त्योहार को जटिल पुष्प डिजाइनों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें पुक्कलम के नाम से जाना जाता है। महिलाएं जमीन पर फूलों और जलते दियों का एक डिजाइन बनाती है। कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुक्कलम जो है वो राजा महाबली का घरों में स्वागत करने के लिए एक प्रतीकात्मक संकेत देती है। ओनाकोडी एक कपड़े और उपहार। इस अवसर को मनाने के लिए लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिन्हें ओनाकोडी कहा जाता है। ओणम के दौरान उपहार देना एक आम परंपरा है, मतलब कि इस ओणम में लोग एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दीपावली में देते हैं, उसी तरह। तो ओणम साध भव्य पर्व, तो ओणम साध त्योहार के दौरान तैयार की जाने वाली एक भव्य दावत है। इसमें आमतौर पर केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले लगभग 13 व्यंजन, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कुछ पॉइंट जैसे कि इसमें कपड़ा देने का परंपरा है, इसमें दिया और फूल जलाने का परंपरा है, इसमें 10 दिनों का ये त्योहार होता है, इसमें 13 व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे भव्य दावत होता है इसमें 13 व्यंजन शामिल होते हैं। चावल, विभिन्न व्यंजन, अचार, पापड़ दावत का हिस्सा है। चावल, दूध, चीनी और नारियल से बना एक मीठा व्यंजन जिसे पायसम भी कहा जाता है। पायसम बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं जो नाव दौड़ सबसे मुख्य होता है ओणम में। बल्लकमली इसे कहा जाता है, नाव दौड़। तो बल्लकमली नाव दौड़ जो है एक महत्वपूर्ण ओणम कार्यक्रम है। इस भव्य दौड़ में सांपों की नावें प्रतिस्पर्धा, मतलब कि जो नाव होती है वहां पे यहाँ पे सांप बना रहता है। ठीक है,
तो इस भव्य दौड़ में सांपों की नावें प्रतिस्पर्धा करती है, जिन पर सैकड़ों मल्लाह सवार होते हैं। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नगद पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। हाथियों का जुलूस भी बहुत महत्वपूर्ण है इस ओणम में। तो आभूषणों से सजे हाथी ओणम जुलूस की विशेषता है। उसके बाद त्रिकालाकार अप्पण और पूजा। ओणम के दौरान त्रिकाकार अप्पण या ओणथप्पण की पूजा की जाती है, जो विष्णु भगवान की मूर्ति होती है। ठीक है, इन मूर्तियों को घरों में पूजा के लिए स्थापित भी की जाती है। सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या है, तो ओणम उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती है। पारंपरिक कथकली उस समय नृत्य होता है। कथकली हमेशा केरल में ही होता है। उसके बाद संगीत, कला और व्यंजन मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है ओणम में। ठीक है, अब देख लेते हैं पुलिकली डांस, द टाइगर, मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग फिगर में अभी देखे थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो टाइगर का ड्रेस पहन के डांस करता है। ठीक है, तो फिर पीले और काले रंग में रंगे अनोखे नर्तक जो होते हैं बाघों से मिलते जुलते हैं। वे ऊर्जावान पुलिकली नृत्य करते ठीक है, पुलिकली नृत्य करते हैं टाइगर के ड्रेस पहन के। फिर पर्यटन और एकता, ओणम को केरल में पर्यटन सप्ताह भी घोषित किया जाता है, जैसे कि 23 से अभी 31 अगस्त तक ओणम सप्ताह, ओणम वीक घोषित किया गया। त्योहार का जीवंत उत्सव इसे राज्य की यात्रा के लिए एक आदर्श समय बनाता है। ओणम केरल में सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता और शांति को बढ़ावा देता है। ओणम की परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों और उत्सवों की मिश्रण वास्तव में इसे एक उत्सव बनाता है जो एकता, विविधता और केरल की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसका जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसकी गहराई जान लेते हैं। तो मलयाली कैलेंडर के अनुसार अगस्त और सितंबर के महीने के बीच होने वाले ओणम मलयालम वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये मलयालम वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जो होली होता है वो हमारा नव वर्ष का शुरुआत माना जाता है। यहाँ पे उसी तरह माना जाता है मलयालम लोगों द्वारा कि ये मलयालम वर्ष का शुरुआत है, जिसे कोल्ला वर्षम के नाम से जाना जाता है। यह फसल उत्सव एक उदार और परोपकारी शासक राजा महाबली की कथा से जुड़ा है। केरल में उसकी वापसी को घर वापसी के रूप में मनाया जाता है, जो नरसर दुनिया और परमात्मा के बीच की दूरी को पाटती है, मतलब कि दुनिया और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करती है, एक मैसेंजर के रूप में। ठीक है, फिर राजा महाबली और भगवान विष्णु कथा। किंवदंती के इतिहास में राजा महाबली के तीनों लोकों पर शासन ने देवताओं के बीच ईर्ष्या को उकसाया। ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने की कोशिश में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बौने और वामन के रूप में अपना 5वां अवतार धारण किया। वामन ने महाबली से मुलाकात कर जमीन के 3 टुकड़े मांगे। दैवीय शक्ति का आश्चर्यजनक प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने पहले 2 कदम में आकाश और पाताल तक का विस्तार तय कर लिया। महाबली की निस्वार्थता से प्रेरित होकर विष्णु ने उन्हें कलयुग के अंत तक अपने राज्य पर शासन करने का अधिकार दिया, साथ ही ओणम के दौरान अपनी प्रजा से मिलने का विशेषाधिकार दिया। ऐसी मान्यता है। ठीक है, अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे अथम, यह ओणम का पहला दिन को बोला जाता है। इसे घरों की सफाई करने और फूलों से सजाकर मनाया जाता है। लोग ओणम साध जैसे विशेष व्यंजन भी तैयार करते हैं इस दिन, अथम के दिन। उसके बाद चोंडे तिरुबथिरा, यह जो है यह राजा महाबली की बेटी तिरुबथिरा के जन्म का जश्न मनाने का दिन है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद पूरम, यह एक भव्य त्योहार है जो केरल के त्रिशूर में मनाया जाता है। त्रिशूर याद रखिएगा, जिसमें सुसज्जित हाथियों का जुलूस, आतिशबाजी और मेनली ये दीपावली की ही तरह है। ठीक है, और पारंपरिक नृत्य शामिल होता है। उसके बाद बल्लम कली, यह एक नौका दौड़ है जो केरल के अलापबुझा में आयोजित की जाती है। यह एक रंगीन और रोमांचक कार्यक्रम है जो हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। फिर तिरुवोन्नम, यह ओणम का मुख्य दिन है और इसे बहुत धूमधाम और समारोह के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो ये था ओणम के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी। ठीक है, अब देख लेते हैं PFRDA। ठीक है, याद रखिएगा PFRDA मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि एनपीएस से निकासी के विकल्पों को आसान बनाया जाएगा। ठीक है,
इसमें मुख्यतः कहा जाता है जो पहले 40% मिलता था वो 60% अब कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो पीएफआरडीए का कहना है कि एनपीएस से निकासी के विकल्पों को आसान किया जाएगा। जिन राज्य सरकारों ने स्पष्ट रूप से अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को छोड़ दिया, और बहुत से जो स्टेट है ना अभी वर्तमान समय में एनपीएस को समाप्त कर रहे हैं और जो 2004 से पहले का जो पुराना पेंशन सिस्टम था उसको लागू कर रहे हैं। तो वे परंतु जो लागू भी कर रहे हैं फिर भी वो एनपीएस जो कोष हैं उसमें उचित योगदान देना जारी रखे हैं। ठीक है, तो राज्य सरकारी कर्मचारियों के पास बचत पूल का सबसे बड़ा हिस्सा है जो पेंशन फंड और नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित एनपीएस द्वारा सक्रिय रूप से सरकार की वृद्धावस्था बचत का प्रबंधन शुरू करने के 14 साल और 3 महीने बाद 25 अगस्त को 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो 14 साल और 3 महीने के बाद अभी वर्तमान समय में जो टोटल हमारा फंडिंग हो गया है 10 लाख करोड़ का। ठीक है, तो वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद आए वे एनपीएस में गए, पुराने वाले पेंशन सिस्टम उनको नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसमें नई पेंशन योजना के थ्रू कहा जा रहा है कि एनपीएस जिसे नए पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है अब अटल पेंशन योजना के माध्यम से। इसका मुख्य बात, सबसे अच्छी बात यही है ना कि अटल पेंशन योजना के बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, जो सरकारी या स्टेट एम्प्लॉय, उनकी बात छोड़ दिए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी हैं, वे भी अपना योगदान दे पाता है जिससे अपने वृद्धावस्था में अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। तो इसमें कहा जाता है कि अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लिए सेवानिवृत्ति योजनाएं प्रदान की गई, जिसमें संघ और राज्य सरकार के प्रबंधन के अलावा 4.9 यहाँ पे कहा जाता है 4.94 करोड़ सदस्य और 18.13 लाख औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी भी हैं। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति बचत के रूप में इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनपीएस ने सभी के लिए पेंशन को सुलभ बना दिया है, भले ही उसकी वेतनभोगी स्थिति कुछ भी हो। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि उसकी वेतनभोगी स्थिति कुछ भी हो, और प्रबंधन के तहत संपत्ति के मामले में 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक की यात्रा में केवल 2 साल। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अभी जो 10 लाख करोड़ हो गया है पूरा फंड जो हमारा एनपीएस का, तो इसमें मतलब 2 साल में दोगुना हो गया है और 2 साल और 10 महीने लगे। तो इसी में कहते हैं पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने कहा, यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रणाली में अब लगभग 6.63 करोड़ सदस्य शामिल हो चुके हैं एनपीएस के अंदर। ठीक है, तो लगभग 53 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस कोष में लगभग 44% हिस्सा है। वहीं जबकि स्वैच्छिक आधार पर शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या लगभग 49 लाख है और उनकी बचत 1.82 लाख करोड़ है। तो पीएफआरडीए के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो दीपक मोहंती है, ने कहा कि 66 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने एनपीएस पर लॉग इन किया है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.2 लाख से अधिक कर्मचारियों को नामांकित किया है एनपीएस के लिए। तो ये हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो। ठीक है, उसके बाद जबकि अटल पेंशन योजना सदस्यों में 46% महिलाएं हैं। तो उसी पे श्री मोहंती कहते हैं, जो चेयरमैन है पीएफआरडीए के, तो कहते हैं कि अन्य एनपीएस योजनाओं में यह अनुपात बहुत कम है, परंतु अटल पेंशन योजना में इसमें बहुत ज्यादा है, लगभग 27% से 28%। ठीक है, इसमें यही कहा जा रहा है कि अन्य एनपीएस योजनाओं में यह अनुपात बहुत ही कम है, लगभग 27 से 28%, और अभी अटल पेंशन योजना में 46% महिलाएं हैं। तो यही मुख्य बात है जो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। तो 40% से 60% व्यवस्थित निकासी योजना का विकल्प चुनने की अनुमति। तो श्री मोहंती ने कहा कि पीएफआरडीए एनपीएस सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करने के लिए संभवतः अगले महीने की शुरुआत में 2 महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। वर्तमान में सेवानिवृत्ति पर सदस्यों को अपनी संचित सेवानिवृत्ति बचत के 40% के साथ एक वार्षिक खरीदारी होती है और शेष राशि निकालती है। अब हम सदस्यों को 60% धनराशि के लिए एक व्यवस्थित निकासी योजना का विकल्प चुनने की अनुमति देंगे। यही पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको 60% बढ़ा देगा, जिसके द्वारा वे मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक आधार पर अपनी बचत से एक निश्चित राशि प्राप्त करना चुन सकते हैं। ठीक है, तो यही मुख्य बात है। यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जो रिटायर्ड है। मान लीजिए कि मंदी के बाजार के दौरान और सदस्यों को वैकल्पिक निवेश विकल्पों की तलाश के बजाय एनपीएस ढांचे में बेहतर रिटर्न अर्जित करने में मदद मिलेगा।
तो पीएफआरडीए प्रमुख ने इसी चीज को समझाया है। इसके अलावा अनिवार्य वार्षिक खरीद के लिए सदस्य एकल योजना के बजाय मिश्रित योजना का विकल्प चुन सकेंगे। ठीक है। वहीं वार्षिक उत्पादन निवेशकों को एक मुश्त निवेश करने के बाद एक निश्चित, अगर निवेश सही किया है तो एक निश्चित भुगतान प्रदान करता है। कुछ योजनाएं सदस्यों के निधन के बाद उसके परिजनों को पूंजी की वापसी का आश्वासन देती है, लेकिन कम नियमित आय प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हम सदस्यों को अपने वार्षिक घटक को विभिन्न योजनाओं में निर्देशित करने में सक्षम बना रहे हैं और इस सुविधा को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीक भी, नए नए तकनीक भी शामिल किया जा रहा है। अब एक और छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे संपत्ति में माता पिता की जो संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी को सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है। ठीक है। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुआ बच्चा, जिसे कहते हैं मिताक्षरा कानून, ठीक है, द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार, ठीक है, यहां पे कहा जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की बेंच ने कहा, हालांकि चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि ऐसा बच्चा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार, मतलब माता पिता के अलावा दादा के भी संपत्ति में वो हकदार नहीं होगा। ऐसा कहना है, वो माता पिता का ही संपत्ति होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में हकदार नहीं हो सकता है। तो शून्यकरण विवाह वह विवाह होता है जिसमें, तो इसमें एक अच्छे से समझाया गया, अवॉइडेबल जो मैरिज होता है उसमें वह विवाह होता है जिसे पति या पत्नी द्वारा कोर्ट जाकर वहां पे कंप्लेन करके दोनों सेपरेट हो चुके हैं, माध्यम से अमान्य कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है। इसी को कहते हैं डिक्रीज, DECREE। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि कोर्ट के माध्यम से ये शादी को अमान्य कर देते हैं और एक शून्य विवाह अपनी शुरुआत में ही अमान्य हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवारों पर शासन करने वाला उत्तराधिकारी का मिताक्षर कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर, ये दोनों बात याद रखिएगा, एक्सेप्ट ये जो कानून है ना, ये वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर लागू होता है मिताक्षर कानून। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि शून्य या अमान्य विवाह से बच्चे के लिए विरासत का पहला कदम पैतृक संपत्ति में उनके माता पिता की सटीक हिस्सेदारी का पता लगाना होगा। सबसे पहले उसे पता लगाना पड़ेगा कि वो जो बच्चा है वो जेन्युइनली इन लोगों का बच्चा है, उसका DNA टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही उस बच्चे को माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ठीक है। अब एक अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें सिंपली कहा गया, कल जो G20 का मीटिंग हो रहा था उसमें 2 वर्ड्स को ज्यादा यूज किया गया था, मैग्ना कार्टा, उसके बाद अष्टाध्याय। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की थी, पुस्तक की। ठीक है। इसमें कहा जाता है कि 2000 से अधिक वर्ष पहले लिखा गया अष्टाध्याय के 8 अध्याय हैं। तो विद्वान पाणिनि द्वारा 4वीं शताब्दी, ये याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। यह एक भाषाई लेख है जिसने मानक निर्धारित किया, इसमें संस्कृत भाषा के कैसे लिखी जाए, कैसे बोल जाए, इसी का विवरण है। ठीक है। तो संस्कृत भाषा हो गया 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो गया, उसके बाद पाणिनि हो गया, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। यह भाषा के ध्वन्यात्मकता, वाक्य विन्यास, व्याकरण को गहराई से समझता है, इसमें एक समझाता है, इसमें एक भाषा मशीन भी शामिल है। मतलब कि ये कैसे कैसे इस भाषा का उपयोग करना है। जो उपयोग करता है वो किसी भी संस्कृत भाषा के मूल और प्रत्यय में प्रवेश करने और बदले में व्याकरणिक रूप को सही शब्द तथा वाक्य प्राप्त करने में मदद करता है। अष्टाध्यायी जो है ने 4000 से अधिक व्याकरण नियम को निर्धारित किया है। बाद के भारतीय व्याकरण जैसे पतंजलि का महाभाष्य भी आया जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया, और जयादित्य की, ये भी याद रखिए, जयादित्य की काशिका वृत्ति। ठीक है। तथा वामन की 7वीं शताब्दी ईस्वी में, उसके बाद अधिकतर पाणि पर टिकी हुई। तो ये सारे जो बाद में भी कृतियां आए ना संस्कृत से संबंधित, ये पाणि के ही जो रचना है अष्टाध्याय, उसी का कहीं ना कहीं विस्तार दिखता है। और एक वर्ड था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को मेनली कहा जाता है चार्टर ऑफ राइट्स। ये 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा शुरुआत किया गया था लोगों के फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। तो
सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह एक चार्टर ऑफ राइट्स, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, तो ये थे आज कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स। प्रयास किया कि सब में थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा आर्टिकल प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब